हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे सीयूटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023 का। ठीक, 9 जून को ये हुआ था, शिफ्ट थर्ड है। ठीक, इसका क्वेश्चन पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सीयूटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा। ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैंने, ठीक है ना, जिसमें 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। 2023 के क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया है पार्ट 4 में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशंस कर रहे हो, फिजिक्स की अपनी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा बेटा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। ठीक, उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आज के सेशंस में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। एन इंसुलेटिंग रॉड ऑफ लेंथ एल कैरीज चार्ज क्यू distributed uniformly on it. The rod is pivoted at one end and is rotated at a frequency f about a fixed perpendicular axis. Find the magnetic dipole moment of the system S. मतलब ये जो रॉड है, इस रॉड का डायपोल मूवमेंट क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कह रहे एक रॉड हमारे पास है, एल लेंथ का एक रॉड है। ठीक है, और इसको हमने एक एंड पे पाइवट किया है, इस एंड पे यहां पे हमने इसको फिक्स किया है। और इसके अबाउट हम इस रॉड को क्या करें भाई, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से एफ फ्रीक्वेंसी से हम इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं। ठीक, अगर एफ फ्रीक्वेंसी से इसको रोटेट करते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आपको फाइंड करना है। इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा। ठीक, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम जो होता है ये होता है आई इंटू ए। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दैट इज आई इंटू ए। ठीक, तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो कितना करंट फ्लो होगा, इसमें करंट दे रखा है क्या। ठीक, कह रहे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली है। क्यू चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाके बेटा एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे ले लेते हैं। अगर हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक, एक्स डिस्टेंस पे जाके, तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज होगा बेटा डी क्यू होगा। और डी क्यू चार्ज जो है अगर यहाँ पे इसको रोटेट कराएंगे तो ये एक्स सर्कल के रेडियस पे ये रोटेट करेगा। एक्स सर्कल के रेडियस पे अगर ये रोटेट करता है तो उस केस में देखो इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग, बिना सॉल्व करिए होगा नहीं, थोड़ा सा हमें इस पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रॉड हो गया। ठीक, इसके इस एंड से एक्स डिस्टेंस पे जाके हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका थिकनेस है dx और इस पे चार्ज मान लेते हैं कितना भाई, dq है। अगर ये सिर्फ dq चार्ज यहाँ पे रोटेट करता है, ठीक, एक रोटेशन अगर ये कंप्लीट करता है तो एक रोटेशन अगर कंप्लीट करेगा तो कितना करंट फ्लो होगा इस dq की वजह से, तो इसे dq का करंट फ्लो होगा di, दैट इज व्हाट, dq डिवाइडेड बाय कैपिटल T। मतलब एक रोटेशन का जो टाइम पीरियड है ये कैपिटल T हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक, तो dq डिवाइडेड बाय t है ना। तो एक रोटेशन अगर कंप्लीट करेगा तो एक्स रेडियस का सर्कल है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2πx, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कितना भाई v। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो t को हम 1/t को f ले लेते हैं, 1/t को हम f कंसीडर कर लेते हैं। तो f इंटू डी क्यू हो जाएगा, है ना। डी क्यू हो जाएगा आपका बेटा, डी क्यू हो जाएगा यहाँ पे, तो लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू dx दैट इज दी di। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं टोटल करंट आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di f लैम्डा dx। ठीक, इसको 0 से l के बीच में क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो एफ एल डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा l, मतलब x आ जाएगा, और लिमिट रख देंगे 0 से l तो l आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा f लैम्डा इंटू l। ठीक, अच्छा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा m, दैट इज i इंटू ए। तो आई हो जाएगा एफ लैम्डा इंटू एल इंटू ए हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई एल स्क्वायर। देखो अगर ये रोटेट करेगा ये इसका रेडियस जो बनेगा वो एल बनेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ रॉड दे रखा आपका एल। ठीक है, तो ये आपका जब बने हो जाएगा, देखो पाई एफ लैम्डा इंटू
लैम्डा इंटू एल को आप क्यू लिख सकते हैं। देखो जो लैम्डा इंटू एल है इसको हम क्यू लिख सकते हैं, तो क्यू इंटू एल स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें? ठीक, ये ऑप्शन है आपका पाई क्यू एफ एल स्क्वायर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इन अ विजिबल रीजन इज अबाउट 760 नैनोमीटर। द एनर्जी ऑफ फोटोन इन दैट केस विल बी। मतलब इस फोटोन के पास कितना एनर्जी है ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो फोटोन की एनर्जी होता है E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो H हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू सी हो जाएगा बेटा आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगा हमारा 670 नैनोमीटर है, तो 10 टू द पावर माइनस 9। बट एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, ये एनर्जी जूल में आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। ठीक, इसको सॉल्व करिए, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा इसको कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे। जो भी आंसर आता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सॉल्व करिए और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों के कैलकुलेशन सही होता है, कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। अ नेटवर्क ऑफ 3 कैपेसिटर ईच 9 microfarad connected in a series and fourth capacitor of 6 microfarad is supplied 400 volt as shown in figure. The ratio of charge on the capacitor C1 to the capacitor C4 is। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 4 कैपेसिटर हैं जो कि इस तरीके से कनेक्टेड हैं। ठीक, अगर हमें 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस अगर 400 का अगर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमसे पूछा है C1 और C4 पे जो चार्ज होगा उसका रेशियो क्या होगा, ये पूछा ना। रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 टू कैपेसिटर C4। C1 एंड C4 जो कैपेसिटर है इसमें चार्ज का रेशियो आपको फाइंड करना है, मतलब Q1 बाय Q4 आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों किसमें सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट बनेगा 1 बाय सी डैश इज इक्वल टू 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9। ठीक, ये 3 बाय 9 हो जाएगा तो 1 बाय 3, तो सी डैश इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। सी डैश का जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। अभी जो सी डैश है वो इस 6 माइक्रोफैरेड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा सी डैश प्लस C4, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरेड। अच्छा 400 वोल्ट का हमने क्या ऐड किया यहाँ पे, वोल्टेज। ठीक, तो C4 पे या जो टोटल चार्ज होगा उस पे टोटल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। चलो टोटल चार्ज निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको मैं इस तरीके से करता हूं सिंपल, इससे और सिंपल, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है ना। चार्ज का रेशियो पूछा है ना, देखो 2 कैपेसिटर यहाँ पे हमारे पास बचेंगे, हमारे पास 2 कैपेसिटर बचेंगे जो कि पैरेलल में होंगे और इसके अक्रॉस 400 का वोल्ट है। ये 6 माइक्रोफैरेड का है, ये C4 है और ये 3 माइक्रोफैरेड का है। देखो ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में, तो इन तीनों पे चार्ज सेम रहेगा, इन तीनों पे चार्ज सेम रहेगा। इन तीनों के इक्विवेलेंट पे जो चार्ज होगा उतना ही चार्ज एक कैपेसिटर पे होगा। ठीक, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस इजीली हो जाएगा आपका, सिंपल। ठीक, देखो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, तो चार्ज क्या होता है, कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू दैट इज C इंटू V। तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 डिवाइड बाय Q2 इज इक्वल टू C2 V2, मतलब Q4 इज इक्वल टू C4 V4। तो वोल्टेज तो सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वोल्टेज आपका सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा C1 मतलब C डैश कितना है भाई 3 माइक्रोफैरेड और C4 कितना है भाई 6 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाए तो 1/2 आएगा। मींस Q1 बाय Q4 जो है ये 1:2 होगा। क्या होगा भाई 1:2 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। बेसिकली बस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निक यूज करना है, और अगर टेक्निक यूज कर लेंगे तो क्वेश्चन इजीली 2 सेकंड के अंदर आपका बन जाएगा।
टेक्निक यही है क्वेश्चन में, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, तो इसलिए आपको डायरेक्टली चार्ज का फॉर्मूला यूज करना है C इंटू वी का। ठीक, क्योंकि ये तीनों सीरीज पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, तो इसीलिए इन तीनों पे जितना चार्ज होगा उतना एक कैपेसिटर पे चार्ज होगा, सिंपल। क्योंकि पैरेलल में चार्ज क्या रहता है भाई, सेम रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, आफ्टर हाउ मेनी लाइफ ये सॉरी हाफ लाइफ्स और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विल डिके टू 6.25% टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, देखो n जो होगा आपका दैट इज n जो होता है वो होता है n इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। देखो n जो बचा हुआ है वो इतना परसेंट बचा हुआ है ओरिजिनल वैल्यू का, तो n नॉट ओरिजिनल वैल्यू है, तो n नॉट इंटू 6.25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, तो ये आपका जाएगा n नॉट 1/2 की पावर n, इतना बचा हुआ है। बाकी सब क्या हो गया भाई, डीके हो गया, बाकी पोर्शन डीके हो गया, इतना पोर्शन आपका बचा हुआ है। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहां से डेसिमल हटाना, ऊपर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कट कर देना, एक दो, ठीक, 25 से कट कर देना, 25 25 जा 25 4 जा 00, फिर 25 से इसको कट कर देना, तो ये कितना आएगा, 8 टाइम्स आएगा। 25 4 सॉरी 8 टाइम नहीं आएगा, 16 टाइम आएगा। कितना टाइम आएगा, 16 टाइम। ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 16, तो 16 का हो जाएगा 1/16, तो इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 4, मींस n इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। देखो n क्या होता है, n होता है, ठीक, स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल टी। ठीक, तो t हो जाएगा यहाँ पे n इंटू कैपिटल टी, तो कैपिटल टी जो है वो हाफ लाइफ्स होता है। कैपिटल टी क्या होता है, हाफ लाइफ। तो कितने हाफ लाइफ्स होंगे इसमें, 4 हाफ लाइफ्स होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। 4 हाफ लाइफ्स इसमें बनेगी, मतलब 4 हाफ लाइफ्स के बाद जो आपका जो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है उसमें कितना परसेंट बचेगा, कितना परसेंट बचेगा, 6.25% बचेगा। ठीक, तो रेडियोएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस था। यस, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, और 20 watt 50 volt lamp is to be connected to AC mains of 250 volt 50 hertz. Calculate the value of series capacitor to run the lamp. है ना, लैम्प को रन कराने के लिए हमने सीरीज में कितना रेजिस्टेंस ऐड, सॉरी कितना कैपेसिटेंस ऐड करना है वो आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल है, क्योंकि देखो 250 वोल्ट डायरेक्टली अप्लाई करोगे, क्योंकि लैम्प को 50 वोल्ट चाहिए, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका लैंप जो है वो फ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए कैपेसिटेंस ऐड करेंगे ताकि हमारा लैंप जो है वो सेफ रहे। अच्छा, अब देखो सिंपली हम कितनी सॉरी कितने वैल्यूज का कैपेसिटेंस ऐड करना है ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो लैंप का जो रेटिंग गिवन है, इस रेटिंग का यूज करके हम दो डेटा फाइंड आउट करेंगे। एक तो हम निकालेंगे किस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो दैट इज P अपॉन V, तो ये 20 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, मतलब सर्किट में कितना करंट फ्लो होना चाहिए, 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए। अच्छा, दूसरा फिर हम फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस लैंप का, दैट इज V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर बाय P सॉरी, तो ये 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय P आपका 20, सॉल्व करोगे तो 125 ओम आ जाएगा। ठीक, अच्छा आर आ गया। अब निकालेंगे सर्किट का टोटल इंपेडेंस जेड फाइंड करेंगे, तो जेड इज इक्वल टू होता है बेटा वी अपॉन आई, मतलब वी आर एम एस अपॉन आई। वी आर एम एस वैल्यू हमारा दे रखा 250, तो 250 डिवाइड बाय 0.4, ठीक, पॉइंट आउट 0.4 से इसको डिवाइड करो, ये 625 आ जाएगा आपका, कितना आएगा 625 ओम, जेड आ गया। अब इसका यूज करके हम एक्सी निकालेंगे, तो एक्सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो यहां से हमारा एक्सी आ जाएगा रूट ऑफ 625 का स्क्वायर, 625 का स्क्वायर माइनस आर 125 का स्क्वायर, कितना जाएगा 125 का
स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 125 इंटू 5 होता है 625। तो 125 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें से, है ना। क्या बचेगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर दैट इज 25 और माइनस का 1 बचेगा। ठीक हो गया। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा 125, 25 माइनस 1 24, 24 का स्क्वायर रूट हो जाएगा इंटू 2√6, या 250 √6 आ जाएगा हमारा एक्सी। ठीक। अच्छा एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक्सी इज इक्वल टू होता है हमारा, एक्सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा c। ठीक। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ओमेगा दैट इज 2πf इंटू एक्सी। तो 1/2π 2 इंटू 3.14 इंटू एफ हो जाएगा आपका 50 और एक्सी आ जाएगा 250√6। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स 5.2 माइक्रोफैरड आएगा। सॉल्व कर लेना, इसको कैलकुलेटिव पार्ट है, सॉल्व कर लेना। 5.2 माइक्रोफैरड आएगा इसका अप्रॉक्स आंसर। ठीक। तो इसमें कोई वैसे दे नहीं रखा, तो अप्रोक्सीमेशन में हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे। अप्रोक्सीमेशन को किसको चूज करेंगे, डी ऑप्शन को, क्योंकि 5.2 आएगा। आप एग्जैक्टली सॉल्व करके चेक कर लेना, उतना ही आएगा, बट ऑप्शंस नहीं दे रखा है। ठीक। तो हम 4.9 माइक्रोफैरड को क्या करेंगे, हम चूज करेंगे। ठीक। तो ये कुछ बेसिक सा फॉर्मूला जो है इसमें अप्लाई करना था। बेसिक फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, charge on a conducting metal sphere is present on the surface of the sphere, inside the sphere, outside the sphere, both inside and outside of the sphere। देखो कंडक्टिंग मेटल स्फीयर है, कंडक्टिंग मेटल स्फीयर। तो कंडक्टिंग मेटल स्फीयर के केस में जो चार्ज रहता है बेटा, वो रहता है हमेशा सरफेस पे रहता है। तो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे चार्ज जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट इज कनेक्टेड थ्रू अ डायोड डी टू अ कैपेसिटर एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो अगर हम बात करते हैं डायोड की ना, ये जो डायोड है ये करंट तभी अलाउ करेगा जब ये फॉरवर्ड वाइज में होगा। ये कभी तभी अलाउ करेगा जब ये फॉरवर्ड वाइज्ड में होगा। अगर ये फॉरवर्ड वाइज्ड में है तो इसका जो कट इन वोल्टेज होगा, कट इन वोल्टेज करीब 1.6 के करीब होता है, या किसी किसी डायोड का ये 0.76 वोल्ट भी होता है, तो अप्रोक्स नेग्लिजिबल है। तो आप आइडियल डायोड के केस में इसका कट इन वोल्टेज को 0 कंसीडर कर लें। अगर 0 कंसीडर करेंगे तो डायरेक्टली जो 200 वोल्ट है वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस दिखेगा, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका 200 वोल्ट होगा। ठीक है। मैक्सिमम जो वोल्टेज होगा कितना होगा, 200 वोल्ट होगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये आरएमएस वैल्यू दे रखा है। 200 वोल्ट जो है इसका आरएमएस वैल्यू दे रखा है, इसका पीक वैल्यू निकालेंगे। ठीक। तो वी आरएमएस मैक्सिमम पोटेंशियल। अच्छा रुक जाओ, एक चीज, फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो वी मैक्स हो जाएगा दैट इज, वी मैक्स मतलब वी नॉट, दैट इज वी नॉट, दैट इज V√2, वी आरएमएस √2। वी आरएमएस है 200 इंटू 1.41। ठीक। तो ये जो 282, ठीक, इतना वोल्ट। ठीक। मैक्सिमम जो वोल्टेज होगा, मैक्सिमम जो पीक करंट जो होगा, सॉरी पीक वोल्टेज जो होगा वो आपका 283 होगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। मैक्सिमम पूछा है ना, तो 283 होगा। वैसे आरएमएस पूछा जाता तो आरएमएस जो है, वी आरएमएस जो होता है इसके क्रॉस, वी आरएमएस जो होता है ये 200 वोल्ट होता। ठीक है, आ रही बात समझ में। वी आरएमएस पूछा जाता तो 200 वोल्ट होता, बट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है तो मैक्सिमम मतलब वी नॉट पूछा गया आपसे, तो वी नॉट आपका 283 वोल्ट होगा। ठीक। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन 2480 नैनोमीटर is incident on it, the band gap for the semiconductor is, सेमीकंडक्टर का बैंड गैप क्या होगा। ठीक। तो देखो सिंपल, अगर हम इस शॉर्टर वेवलेंथ का अगर हम रेडिएशंस को इस पे इंसिडेंट किया है
ठीक, क्योंकि इस रेडिएशंस की जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब करेगा और उस एनर्जी गैप को क्या करेगा, फिल करके वो क्रॉस कर जाएगा। तो एनर्जी गैप यहाँ पे होगा Eg, दैट इज Sc बाय लैम्डा। क्या होगा भाई, Sc बाय लैम्डा हो जाएगा H 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय H 2480 इंटू 10 नैनोमीटर है -9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक, तो यहां से आप सॉल्व करना, जो भी आंसर होगा इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशंस करूंगा अभी बहुत टाइम लग जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, किस तरीके से करना वो बता दिया, बाकी कैलकुलेशंस वाला पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे। कमेंट सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखेंगे। ठीक है, देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक, देखो किसके केस में, सेमीकंडक्टर के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है उसके बीच अप्रोक्सीमेटली कितने का एनर्जी गैप होता है। ठीक है, तो अगर आप याद करो, तो हमने जब बैंड थ्योरी के बेसिस पे, बैंड गैप के बेसिस पे जब हमने मटेरियल को क्लासिफाइड किया था, तो हमने कहा था कि जो सेमीकंडक्टर है इसकी जो एनर्जी गैप है वो लेस देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसुलेटर की जो एनर्जी गैप होता है वो ग्रेटर होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रेटर है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रेटर है, 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि मेटल के केस में जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो 0 होता है। ठीक, वो किसके केस में, तो मेटल के केस में होता है। तो सेमीकंडक्टर के केस में आपका जो आंसर होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है वो एनर्जी गैप अप्रॉक्स जो है सेमीकंडक्टर में रहता है। सिलिकॉन के केस में 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आपका रहता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, टाइप ऑफ EM वेव और उसके एप्लीकेशंस यहाँ पे दे रखा है, आपको जस्ट मैच करना है। क्या करना भाई, मैच करना है। देखो माइक्रोवेव्स जो होता है वो ओवन में यूज होता है, तो ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ हो गया। दो ऑप्शन हमारे पास है, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, दो ऑप्शन है। ठीक, एक को एलिमिनेट करना है। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स कहाँ यूज होता है भाई, रेडियो वेव्स यूज होता है सेलुलर फोन्स में यूज होता है। ठीक, तो बी का फर्स्ट, तो देखो सिंपल, बी का फर्स्ट ये ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन हमारे क्या जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट, बस आगे देखने की जरूरत नहीं है। दो ऑप्शन हमने मैच करा दिया, इन्हीं में दो ऑप्शंस मैच हो रहा है, बाकी में नहीं हो रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जा रहा है। ठीक, इस तरीके से अगर आपको सबके एप्लीकेशंस नहीं पता है तो दो ऑप्शंस को मैच करा के आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन में, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक, गिवंस कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग गेट्स। ठीक, ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या गेट्स दे रहा है आपको, और एक्सॉर, ठीक, नैंड एंड नॉर गेट, कौन सा गेट है वो आपको फाइंड करना है। देखो इनपुट में अगर मैं 0 देता हूं, इनपुट में क्या देता हूं भाई, 0 देता हूं। ठीक, तो 0 0 इनपुट होगा, ये हमारा और गेट है, तो 0 0 में 0 मिलेगा, क्योंकि इसके अगर नॉट गेट है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, ये 1 आके यहाँ पे इनपुट में 1 मिलेगा। ठीक, ये और नॉट, सॉरी और गेट है 1 का 1 और नॉट का ये कर देगा, नॉट का कर देगा, सॉरी रुक जाओ, अभी यहाँ पे अगर हमने 0 दिया है, ठीक, 0 एंटर होगा, तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, 1 देंगे आउटपुट में 1 मिलेगा, तो 0 0 पे हमें 1 मिल रहा है, 0 0 पे 1 मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे 0 देता हूँ और यहाँ पे मैं 1 देता हूँ इनपुट में, तो 0 1, ठीक, तो ये हमारा 1 यहाँ पे आउटपुट में 1 मिलेगा, 1 का 0 यहाँ पे 0 मिलेगा, और 1 करेगा 1 इसको 0 कर देगा, तो 1 0 0 मिलेगा। ठीक, ऐसे ही 0 1 0 मिलेगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ, यहाँ पे 1 दूंगा, यहाँ पे 1, तो 1 का आउटपुट यहाँ पे 0 मिलेगा, 1 का आउटपुट यहाँ पे 0 मिलेगा, 0 0 इनपुट में दूंगा तो और आपको 0 देगा, बट नॉट आपको क्या कर देगा, इसका 0 का 1 कर देगा, नॉट क्या कर देगा, 0 का 1 पर, तो 1 1 पे 0 आ रहा है, 1 1 पे 0 आएगा, तो कौन सा गेट है ये। तो देखो इसको थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं हम, इसको बुलियन व्यंजक के फॉर्म में इसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर ए इनपुट में दोगे
तो और में आपको ए मिलेगा, बट नॉट है तो ये इसको कर देगा ए बार। सेम बी इनपुट दोगे तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको बी बार। ठीक, ए बार यहाँ से इनपुट दिया, यहाँ से आउटपुट दिया, तो और गेट इसको क्या देगा आपको, ए बार प्लस बी बार। बट अगर नॉट है तो इसको नॉट में कन्वर्ट कर देगा। तो सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स रूल यूज करेंगे। डी मॉर्गन्स रूल्स के अकॉर्डिंग ये जगह ए बार का बार डॉट बी बार का बार, ये जगह ए बार का बार ए होता है तो ए डॉट बी आ जाएगा, और ए डॉट बी जो है ये होता है सिंपली आपका एंड गेट का। कौन सा गेट का होता है भाई, एंड गेट का होता है। ठीक है, एंड गेट होता है, एंड गेट आपका आएगा, बट एंड गेट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये जो व्यंजक है ये बेसिकली किसका दे रखा है, ये एंड गेट का व्यंजक दे रखा है, एंड गेट ऑप्शन में हमारा नहीं दे रखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 है, हैवी वाटर एंड इज वन ऑफ द सब्सटेंस यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन अ रिएक्टर। रिएक्टर में मॉडरेटर का काम और कौन करता है, तो ग्रेफाइट की जो रॉड्स होती हैं, ये ग्रेफाइट की रॉड्स भी आपका मॉडरेटर का काम करती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि मॉडरेटर के तौर पर जो है हम ग्रेफाइट भी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इज 250 सेंटीमीटर फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप इज क्लोज टू। ठीक, रिजोल्यूशंस निकालना है टेलीस्कोप का। ठीक है, रिजोल्यूशंस ऑफ टेलीस्कोप आपको फाइंड आउट करना है, तो रिजोल्यूशंस ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी होता है। ठीक है, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस होता है, इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर देंगे तो बन जाता है आपको रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, कभी कभी रिजॉल्विंग पावर भी पूछ लिया जाता है टेलीस्कोप का। तो ये जो 1.22 इंटू लैम्डा हो गया 600 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ डिवाइड बाय आपका डायमीटर जो है डी, यहाँ पे डायमीटर है, डायमीटर आपका है 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर मीटर में ले लेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए कितना आता है देखिए। ठीक है, इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं, 1.22 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 250, तो ये करीब आता है आपका 2.928 इंटू 10⁻, ये 2 पर जाएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का 7, तो 2.9 को इसको अप्रॉक्स में हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻7। ठीक, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁷ रेडियन